वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में पेपर 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वीडियो लेक्चर शुरू किया जाए उससे पहले एक बार अपना यूनिट देख लेते हैं कि हमें यूनिट 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, यानी डेटाबेस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस क्या है, क्या क्या काम करता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, क्यों ज़रूरत पड़ी, उसके एडवांटेज क्या हैं। कोई भी चीज़ है तो उसका अगर एडवांटेज नहीं है तो हम फिर उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके एडवांटेज क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम, यानी कि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम आप यूज़ करते थे उसमें और डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्यों डेटाबेस सिस्टम बनाया गया जब ऑलरेडी हमारे पास फाइल सिस्टम था। फिर उसके बाद हम देखेंगे व्यू ऑफ डेटा, यानी डेटा को कैसे अलग अलग लेवल पे जाकर के व्यू किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी डेटाबेस सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है या उसका कहा जाए कि आर्किटेक्चर क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 आर्किटेक्चर जो हमारा होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में आगे फिर हम देखेंगे डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स हमारे क्या होते हैं, कई सारे टाइप के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। स्कीमा एंड इंस्टेंसेस, स्कीमास क्या है और इंस्टेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे बनता है। एंड डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, कैसे यूज़ होता है, हमारे किस काम आता है उसके बारे में जानेंगे। फिर डेटाबेस लैंग्वेजेस, डेटाबेस की भी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, डीडीएल, डीएमएल, ये सब चीज़ें होती हैं, तो कैसे होती हैं और क्या काम आता है, क्यों बनाई गई, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इंटरफेस, डेटाबेस का इंटरफेस जो है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कितने तरीक़ों से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये इतने टॉपिक हैं जो हमें यूनिट 1 के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस और यहीं से हम शुरू करते हैं। तो अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया जाए स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि डेटाबेस जो टर्म है इसमें हम देख रहे हैं डेटा टर्म निकल के आ रहा है और बेस, बेस का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा। तो अगर डेटा की बात किया जाए तो कोई भी हमारा जो एंटिटी है जिसका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं आता है, जैसे कोई भी एक फ़ोटो है, कोई भी एक डिजिट है, कोई भी एक कैरेक्टर है जिसका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, वो सब हमारा क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। यानी कि एनी रॉ फिगर फैक्ट इज़ कॉल्ड डेटा। कोई भी हमारा ऐसी चीज़ जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसकी कोई मीनिंग निकल करके नहीं आ रही है वो क्या बोला जाएगा, वो हमारा डेटा बोला जाएगा। ठीक है। और डेटाबेस यानी कि जब बहुत सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट कर लिया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए अब देखते हैं। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो देखिए क्या कह रहे हैं, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है किसका, DBMS का। ठीक है, शॉर्टकट में इसको DBMS बोलते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। वी कैन ब्रेक इट लाइक डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको हम चाहें तो डेटाबेस को अलग कर सकते हैं और मैनेजमेंट सिस्टम को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड रिट्रीव दोज डेटा। क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, वो क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक सेट है, एंड रिट्रीव दोज डेटा, जिनका यूज़ क्या होता है, टू स्टोर दिस डेटा एंड रिट्रीव डेटा, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए हम सेट ऑफ प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर इसको कंबाइन करके बोला जाए तो DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स का यूज़ करके जो हमारा डेटा है उसको स्टोर करना और रिट्रीव करने का जो पूरा प्रोसेस है क्या बोला जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन DBMS लाइक दिस, DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा
डीबीएमएस क्या है? एक कलेक्शन है किसका? इंटर रिलेटेड डेटा का, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड एक्सेस दोज डेटा इन एन ईजी एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, डीबीएमएस क्या है? इंटर रिलेटेड इंटर कनेक्टेड डेटा का एक कलेक्शन है, और साथ ही साथ सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी हैं जो क्या करता है? टू स्टोर एंड एक्सेस दोज डेटा इन ईजी एंड इफेक्टिव मैनर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस। एब्स्ट्रैक्शन वर्ड हम बहुत पहले से डीबीएमएस के अंदर जानते हुए आ रहे हैं। ये हम लोगों ने जब पढ़ा था तब भी हम लोगों ने नाम सुना था, जब जावा पढ़ा तब तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर इसको बड़े अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया ही था। अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है जो निकल के आता है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन आप सब जानते हैं क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी इसेंशियल थिंग्स जो नेसेसरी हैं उनको वो शो करता है, बाकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं उन सबको हाइड कर देता है। एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर वी कैन शो ओनली इसेंशियल थिंग्स एंड हाइड अदर अननेसेसरी थिंग्स, यानी जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको हम हाइड कर देंगे, और जो भी हमारे लिए इसेंशियल थिंग्स हैं, जो भी हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, बस उनको ही हम शो करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। डेटाबेस सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर यानी कि लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, उन सबको मिला करके एक डेटाबेस सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। टू ईज द यूज़र इंटरेक्शन विद डेटाबेस, तो और यूज़र उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, इसके लिए क्या करते हैं? द डेवलपर हाइड इंटरनल इनरिलीवेंट डिटेल फॉर यूज़र, यानी कि जो भी इनरिलीवेंट डिटेल है, जो यूज़र के काम की डिटेल नहीं है, उन सबको क्या करते हैं? हाइड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? दिस प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इनरिलीवेंट डिटेल्स फ्रॉम यूज़र इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ पर हम इनरिलीवेंट डिटेल को हाइड कर दे रहे हैं। क्यों किया जाता है हाइड स्टूडेंट्स? हाइड इसलिए हम लोग कर देते हैं ताकि यूज़र जब अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो तो उसको कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना आए कि कैसे हमें यूज़ करना है, या इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं। जो देखो, जब आप डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हो तो आप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हो, आप प्रोग्रामर हो, आप उन प्रॉब्लम्स को डील करना जानते हो, आप उनको कैसे ठीक करना है आप जानते हो। बट यूज़र का काम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना नहीं है। यूज़र का काम है कि जो उसका डेटा है वो ईज़िली डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए, और वहाँ से जब हमें ज़रूरत हो हम उसको एक्सेस कर सकें, बस, नथिंग एल्स। यूज़र का और कोई भी काम नहीं होता है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हाइड ना करें, तो अगर किसी लेवल पे जाकर के यूज़र को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर यूज़र उसको कैसे ठीक करेगा? क्योंकि उसको तो इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई है ना। ट्रेनिंग तो आपको मिली है, आप प्रोग्रामर हो, आप जानते हो, बट यूज़र नहीं जानता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, यूज़र को यूज़ करने में कहीं कोई प्रॉब्लम फेस ना आए, वो ईज़िली अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन हमारा यूज़ होता है। सबसे पहला जो एब्स्ट्रैक्शन है हमारा वो है फिजिकल लेवल। दिस इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये सबसे लोवेस्ट लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है। इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज़ एक्चुअली स्टोर इन डेटाबेस। ये क्या बताता है कि हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल में कैसे स्टोर हो रहा है, किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर। ठीक है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो एक्चुअल में कैसे स्टोर होता है, इसके बारे में कौन बताता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन के फिजिकल लेवल के ऊपर हमको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिटेल्स एट दिस लेवल। और क्या क्या कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का हमने यूज़ करा है, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो वो आपको आपके फिजिकल लेवल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड जो हमारा आता है वो आता है हमारा लॉजिकल लेवल। दिस इज़ द मिडिल लेवल ऑफ 3 लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर, यानी जो ये मिडिल लेवल होता है, जो हमारे 3 लेवल जो एब्स्ट्रैक्शन के हैं उसका ये मिडिल लेवल है। क्या कह रहा है? इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। और ये क्या बता रहा है कि कौन सा डेटा आप स्टोर करा रहे हो, किसमें? डेटाबेस के अंदर। साथ ही साथ उन डेटा का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये भी जो चीज़ें हैं वो हमें लॉजिकल लेवल के ऊपर ही पता चलती हैं। ठीक है, यानी कि क्या डेटा आप स्टोर करा रहे हो और उनके साथ उनका आपस में रिलेशन क्या है, ये भी हमें लॉजिकल लेवल के ऊपर पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है हमारा वो बोला जाता है व्यू लेवल। हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड व्यू लेवल। ठीक है, इन दिस लेवल डिस्क्राइब्स द यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस सिस्टम। और व्यू लेवल के ऊपर ही जो हमारा यूजर होता है वो अपने डेटाबेस सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, अपना काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये टॉपिक अभी आप एक बार फिर देखेंगे जब आप स्कीमा और इंस्टेंसेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट फिर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ें जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, अभी आपको डाउट लग रहा होगा, वो चीज़ें हम वहाँ पर एक बार फिर से क्लियर
कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ये शायद यहीं पर क्लियर हो जाए आपको। लेट्स से वी आर स्टोरिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन इन अ कस्टमर टेबल। हमने एक टेबल बनाई कस्टमर के नाम से, और वहाँ पे हम जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टोर कर रहे हैं। एट फिजिकल लेवल दीज रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ब्लॉक ऑफ स्टोरेज, बाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट्स इन मेमोरी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो फिजिकल लेवल के ऊपर आप देखोगे तो इनको आप ब्लॉक्स देखोगे स्टोरेज के, यानी कि किस तरीके से बाइट्स, गीगाबाइट्स में ये डेटा आपका स्टोर हो रहा है। दीज डिटेल्स आर ऑफन हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर, और ये प्रोग्रामर जो है इसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। ठीक है, दीज डिटेल्स आर ऑफन हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर्स, और ये डिटेल प्रोग्रामर से भी हिडन रहेंगी, क्योंकि क्या हो रहा है अभी फिजिकल डिवाइसेस जो आपकी है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो एसएसडी ड्राइव है, वहाँ पे एक्चुअल में ये डेटा जो है जाकर के वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, एट द logical level these records can be described as field and attributes along with their data types। और क्या कह रहे हैं, लॉजिकल लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि आप इनको फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स बोलोगे विद देयर डेटा टाइप्स, और किस टाइप की कौन सी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप भी यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। देयर रिलेशनशिप अमंग ईच अदर कैन बी लॉजिकली इम्प्लीमेंटेड, और उनका आपस में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, आपस में वो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, द प्रोग्रामर्स जनरली वर्क एट दिस लेवल बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ सच थिंग्स अबाउट डेटाबेस सिस्टम, और जो प्रोग्रामर हमारा होता है वो इसी लेवल के ऊपर आकर के काम करता है, क्योंकि उसका सारा जो काम होता है, जो डेटाबेस को डिज़ाइन करने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो हमारा इसी लॉजिकल लेवल के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एट द व्यू लेवल यूजर जस्ट इंटरेक्ट्स विद सिस्टम विद द हेल्प ऑफ GUI एंड एंटर द डिटेल एट द स्क्रीन। क्या कह रहे हैं, यूज़र क्या कर रहा है, इसी व्यू लेवल के ऊपर इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ GUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो भी आपका एप्लीकेशन आपने बनाया है वो, एंड एंटर द डिटेल एट द स्क्रीन, और वहाँ पर क्या करता है वो डिटेल को एंटर करने का काम करता है। दे आर नॉट अवेयर हाउ द डेटा इज स्टोर एंड वॉट डेटा इज स्टोर, सच डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम देम, और यूज़र का काम नहीं है जानना कि डेटा कैसे स्टोर हुआ, क्या डेटा स्टोर हुआ, उसका काम है सामने जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग डेटा को एंटर करते जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है डेटाबेस एप्लीकेशंस। डेटाबेस जब आप बना तो लेते हो, लेकिन क्या एप्लीकेशंस है, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है हमारा टेलीकॉम सेक्टर। तो क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉल मेट्स, नेटवर्क यूजेज, कस्टमर डिटेल्स ETC, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो टेलीकॉम सेक्टर में जो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसका काम क्या होता है, काम है कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग कॉल मेक्स, कितनी कॉल की गई, नेटवर्क यूजेज उसका क्या है, कस्टमर की डिटेल क्या है। विदाउट द डेटाबेस सिस्टम इट इज़ हार्ड टू मेंटेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कीप्स अपडेटिंग एवरी मिली सेकेंड, और अगर डेटाबेस नहीं होगा तो ऐसे डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जहाँ पर हर मिली सेकेंड बहुत सारा डेटा जो है हमारा वो अपडेट होता रहता है। तो इसके लिए हमें एक डेटाबेस, एक बड़े डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेकंड जो हमारी फील्ड है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में डेटाबेस कैसे यूज़ होता है, वेयर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहाँ है, ईच वन नीड्स अ डेटाबेस टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ इन्स एंड आउट्स, और कितना डेटा इन आया, यानी कितनी हमारी जो ग्रॉसरी है या जो भी हमारी चीज़ है, जो भी हमारा जिस चीज़ की भी इंडस्ट्री है, जिस भी बिजनेस में हमने अपना पैसा लगाया हुआ है, उसमें कितनी इन हुआ है, कितना सामान हमारा आया है, कितनी एंटिटीज़ हमारी आई हैं, एंड कितनी एंटिटीज़ यानी कितना गुड्स आया और कितना गुड्स गया, इसके बारे में भी हम एक डेटाबेस बनाते हैं और उसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुड कीप ट्रैक ऑफ द प्रोडक्ट यूनिट्स that supplies into the center as well the product that got delivered from the distribution center on each day. This is where database comes into picture। और यही कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितना डेटा आया, कितना डेटा गया, उसके बारे में हम कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, हम उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की बात आती है तो वहाँ पर फिर हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में हम सब जानते हैं स्टूडेंट कैसे यूज़ होता है, फॉर स्टोरिंग
कस्टमर इन्फो, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, ट्रैकिंग डे बाय द क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजेक्शन्स, यानी उसने पर डे कितना क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, कब डेबिट कार्ड का यूज़ किया, क्या ट्रांजेक्शन्स उसकी आई, जनरेटिंग बैंक स्टेटमेंट डीटी, उसको बैंक स्टेटमेंट उसका डेली का अपडेट करना, उसने जब भी कहीं क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया या डेबिट कार्ड का यूज़ किया तो कितना यूज़ किया, क्या किया, हर एक चीज़ को हर सेकेंड अपडेट करने के लिए हमें एक डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऑल दिस वर्क हैज़ बीन डन विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेल्स, टू स्टोर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन एंड इनवॉइस डिटेल। सेल्स में क्या कर रहे हैं, टू कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जो कस्टमर हमसे सेल कर रहा है, जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहा है या हमको बेच रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन की कितना प्रोडक्शन हुआ है, क्या प्रोडक्ट है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखना। एंड इनवॉइस डिटेल, हमने कितना प्रोडक्ट बेचा, कितना प्रोडक्ट खरीदा, उसकी पूरी इनवॉइस डिटेल्स रेडी करना और उसको अपडेट करना कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर। तो इसके लिए सेल्स फील्ड में भी हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एयरलाइंस। देखिए क्या कह रहे हैं, एयरलाइंस में क्या कह रहे हैं, टू ट्रैवल थ्रू एयरलाइंस वी मेक अर्ली रिजर्वेशन, दिस रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द फ्लाइट शेड्यूल इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। देखिए, चाहे आप एयरलाइंस की बात करिए, चाहे आप रेलवे की बात करिए, जब भी आप ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो आपको पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो रिजर्वेशन कराते समय आपकी जो डिटेल होती है वो, प्लस किस फ्लाइट से या किस ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेस के अंदर, जो रेलवे का या जो एयरवेज का जो डेटाबेस होता है उसमें जाकर के वो स्टोर हो जाती है। और जब वो पर्टिकुलर डे आता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ का क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, वो और आप दोनों लोग आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो वहाँ पे एम्प्लॉय है वो और जो कस्टमर है, यानी कि आप दोनों लोग उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और जो भी आपका काम है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आपने पीएनआर नंबर डाला और आपका ट्रेन का जो रिजर्वेशन था, जो सीट थी, आपको वो दिख जाएगी, वो आप अपने टीसी को दिखा सकते हैं और टीसी उसके देख करके उसके अकॉर्डिंग वो आपकी बर्थ बता देगा कि कहाँ पर है और वहाँ जा करके बैठ सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो ही रहा है आजकल स्टूडेंट्स डेटाबेस का, आप जानते ही हैं। डेटाबेस सिस्टम आर फ्रिक्वेंटली यूज इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स डिटेल। स्टूडेंट्स की जो पूरी डिटेल्स है उसको होल्ड करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि हर साल कितने नए एडमिशन्स हुए, क्या बच्चे का रिपोर्ट कार्ड क्या है, उसके हाई स्कूल इंटर में कितनी परसेंटेज थी, जब ग्रेजुएशन में आया तो उसने किस कॉलेज में एडमिशन लिया। हर कॉलेज जो होता है अपने बच्चों की इस तरीके से पूरा एक रिपोर्ट कार्ड, पूरा एक डेटाबेस में तैयार करके रखता है। स्टाफ डिटेल, कितना कॉलेज में कितना स्टाफ काम कर रहा है, कितनी डिटेल्स है, उसके बारे में पूरी जानकारी। कोर्स डिटेल, कितने कोर्स हमारे पास है और हर कोर्स में कितने बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चों ने किस सब्जेक्ट को चूज़ करा है। एग्ज़ाम डिटेल्स, बच्चा जब एग्ज़ाम देता है तो उसने एग्ज़ाम दिया है, उसकी अटेंडेंस मार्क हुई है, उसका रिपोर्ट कार्ड बना है, उसके नंबर कितने आए हैं। पेरोल डेटा, इस तरीके से अटेंडेंस डिटेल्स, फीस डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स, जो भी मतलब कॉलेज में जितना भी वर्क होता है उन सबको भी स्टोर करने के लिए हम एक डेटाबेस बनाते हैं। जो आप ये ईआरपी यूज़ कर रहे हैं इसके लिए भी एक डेटाबेस बनाया गया है और उसी डेटाबेस पे आप सबकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है और वहीं से आप इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ हेल लॉट अमाउंट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा डैट नीड्स टू बी स्टोर एंड रिट्रीव इन एन इफेक्टिव मैनर। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सारा हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है और रिट्रीव होता है इसी तरीके से, यानी पर डे डेटा स्टोर भी होगा और पर डे डेटा रिट्रीव भी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन शॉपिंग। टू यू मस्ट बी अवेयर टू द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट सच एज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एसीटी। आप जानते हैं अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, मिंत्रा है, बहुत सारी साइट्स है जिनको आप इजीली जानते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दीज साइट्स स्टोर द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, योर एड्रेस एंड प्रेफरेंसेस। यानी कि ये साइट्स क्या करती हैं, जो प्रोडक्ट आपने खरीदा उसको, आपका जो एड्रेस है और जो प्रेफरेंसेस हैं उन सबको, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड प्रोवाइड यू टू रिलेवेंट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन योर क्वेरी। और जो आप क्वेरी करते हैं, जो आप प्रोडक्ट बार बार सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बार बार प्रोडक्ट शो करने का काम करता है। तो ये कैसे होता है, आप जो भी चीज़ वहाँ पे क्लिक करते हो, जो भी चीज़ आप देखते हो, उन सबको ये अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करता रहता है और जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको शो करने का काम करता है। ठीक है, ऑल द इन्वॉल्व्स अ डेटाबेस सिस्टम। तो ये सारा का सारा कहाँ पर आता है, डेटाबेस सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। डेटाबेस सिस्टम के यूजेस क्या क्या थे, एजुकेशन सेक्टर में, एयरवेज सेक्टर या रेलवे सेक्टर में, सेल्स सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, यानी कि मैक्सिमम जो भी आज के टाइम पर जिस भी फील्ड की आप बात करोगे, ऑनलाइन शॉपिंग में जहाँ पर भी आप बात करोगे, उन सब जगहों पर क्या है, आपका जो डेटाबेस है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम आप यूज़ करते थे उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, क्यों हमें डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। देखिए क्या है,
सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा जो बार बार डुप्लीकेट हमारे पास स्टोर हो जाता है, या ऐसा कहें कि जो डेटा हम ऐसा करते हैं कि एक बार स्टोर कर चुके हैं बट हमें ध्यान नहीं होता और हम दोबारा उसको स्टोर कर देते हैं, तो वो बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, डेटा रिडंडेंसी रेफर्स टू द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा का जो डुप्लीकेट होना है, जो कॉपी होना है, वो हमारा बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी। लेट्स से वी आर मैनेजिंग द डेटा ऑफ कॉलेज वेयर अ स्टूडेंट इज इनरोल्ड इन 2 कोर्सेज। जो स्टूडेंट है हमारा वो 2 कोर्स के अंदर इनरोल हुआ है। द सेम स्टूडेंट डिटेल इन सच केस विल बी स्टोर ट्वाइस। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को 2 बार स्टोर करना होगा। उससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस जल्दी भरेगा, विच टेक्स मोर स्टोरेज देन नीडेड। तो जितनी ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा स्टोरेज वहाँ पे भर जाएगा। जब एक ही बच्चे की आप 2 बार इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो, और मान लो ऐसे हमारे पास 500 बच्चे हुए, तो यानी कि 500 बच्चे ने 2-2 कोर्स में एडमिशन लिया, तो 1000 बच्चे का डेटा तो आपने ऐसे ही फिल कर दिया, और एडमिशन हुआ है 500। तो क्या कह रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, विच टेक्स मोर स्टोरेज देन नीडेड। तो फिर आपको ज़्यादा स्टोरेज की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। डेटा रिडेंडेंसी ऑफन लीड्स टू हायर स्टोरेज कॉस्ट एंड पुअर एक्सेस टाइम। तो क्या कह रहा है, डेटा रिडेंडेंसी क्या करता है, इसके आने से यही होता है कि एक तो आपका जो स्टोरेज है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, स्टोरेज बहुत हाई हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो डेटा को एक्सेस करने का टाइम होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। यानी कि डेटा को अब आप देर में एक्सेस करो, क्योंकि बहुत सारा आपके पास डेटा है, बहुत सारे डेटा में से किसी एक डेटा को रिट्रीव करना है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। स्टूडेंट 500 ही थे लेकिन डेटा कितना था, 1000 था, तो उसलिए आपको डेटा एक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है हमारा डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी से क्या होता है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी आता है। लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल डैट वी हैव टेकन अबव। देखते हैं, ठीक है। आ स्टूडेंट इज इनरोल्ड फॉर 2 कोर्सेज एंड वी हैव स्टूडेंट एड्रेस स्टोर ट्वाइस। और हमने स्टूडेंट का एड्रेस को भी क्या कर दिया, 2 बार स्टोर कर दिया। नाउ लेट्स से स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू चेंज हिज एड्रेस। और स्टूडेंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका एड्रेस जो है उसको चेंज कर दिया जाए। इफ़ द एड्रेस इज चेंज एट वन प्लेस एंड नॉट ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स देन दिस कैन लीड्स टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो क्या कह रहे हैं, अगर हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक जगह से तो चेंज कर दिया, यानी कि एक जगह से उसका एड्रेस चेंज कर दिया, बट दूसरी जगह से नहीं किया, तो जब हम कभी डेटा को मैच करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी मिलेगी। यानी कि डेटा जो है हमारा वो मैच नहीं करेगा, यानी कि एक लेवल पे जो डेटा होगा वो अलग होगा और जो दूसरे लेवल पे जो डेटा होगा वो अलग होगा। तो ऐसे में क्या आएगा, फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, कौन सा डेटा सही है कौन सा डेटा गलत है, फिर उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डेटा आइसोलेशन। क्या कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ डेटा आर स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल्स। डेटा आपका क्या होता है, वेरियस फाइल्स के अंदर स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ होता है, एंड फाइल्स में बी इन डिफरेंट फॉर्मेटेड। और फाइल्स क्या होती हैं, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर होती हैं। राइटिंग्स न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिट्रीव द एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट डेटा इज़ डिफ़िकल्ट। तो क्या कह रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमें जो हमारा डेटा चाहिए, जो अप्रोप्रिएट डेटा चाहिए, उसको एक्सेस करना, उसको आइसोलेट करना, उसको डिवाइड करना कि कौन सा काम का है डेटा, कौन सा काम का नहीं है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम, चेंजिंग फाइल्स वुड बी लीड टू चेंज द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो क्या कह रहे हैं, अगर आप फाइल्स को बार बार चेंज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो भी चेंज होने के चांसेस हैं, यानी उसमें भी फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिसिटी इश्यूज। देखिए ये क्या होता है, एटॉमिसिटी ऑफ एन ट्रांजैक्शन रिफर्स ऑल और नथिंग। ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसी चीज़ों को इंडिकेट करता है जहाँ पर या तो सब या फिर कुछ नहीं, विच मीन्स आइदर ऑल द ऑपरेशंस इन अ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट और नन। या तो सारा का सारा डेटा हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा या फिर कोई भी डेटा हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, एक एग्जांपल, लेट्स पे स्टीव ट्रांसफर $100 टू निगन्स अकाउंट। स्टीव ने क्या करा, $100 जो है निगन्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा। दिस ट्रांजेक्शन कंसिस्ट मल्टीपल ऑपरेशंस सच एज डेबिट $100 फ्रॉम स्टीव्स अकाउंट एंड क्रेडिट $100 टू निगन्स अकाउंट। ठीक है, क्या हुआ, स्टीव के अकाउंट से $100 डेबिट हो गए और निगन्स के अकाउंट में $100 क्रेडिट हो गए, ठीक है। Like any other device, a computer system can fail. Let's say it fails after first operation. Then, in that case, Steve account would have been debited by $100, but the amount was not credited to Negan's account. ये प्रॉब्लम
आप जानते हैं बार बार आती है हमारे पास, कई बार हम डेटा को सेंड करते हैं, हमारे एंड से पैसा चला जाता है बट रिसीवर एंड पे पैसा नहीं पहुंचता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, इन सच केसेस द रोल बैक ऑफ ऑपरेशन शुड अकर टू मेंटेन द एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव एटॉमिसिटी इन अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पर रोल बैक एक हमारा फंक्शन होता है जिसको हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो उसकी हेल्प से जो हमारा डेटा होता है हम उसको वापस रिट्रीव कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है ना कि आप 7 डेज़ का टाइम दीजिए और आपका जो भी अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव एटॉमिसिटी इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो अगर ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम रहा तो वहाँ पर फिर हमें ये चीज़ प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं डेटा सिक्योरिटी। डेटा क्या कह रहे हैं, डेटा शुड बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। डेटा हमारा जो है उसे सिक्योर होना चाहिए कि कोई अनऑथोराइज पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके। स्टूडेंट इन अ कॉलेज शुड नॉट बी एबल टू सी द पे रोल डिटेल ऑफ द टीचर। सच काइंड ऑफ सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट आर डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरह की जो सिक्योरिटी है, जो कंस्ट्रेंट है, वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है डीबीएमएस का। तो जो डिसएडवांटेजेस लगे हैं ये सेम सब हमारा जो है डीबीएमएस में एडवांटेज बन जाएगा। जो हमारा फाइल सिस्टम का डिसएडवांटेज है सेम यही हमारा क्या हो जाएगा डीबीएमएस सिस्टम के लिए एडवांटेज बन जाएगा। यानी कि एक चीज़ आप पढ़ोगे और आप 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगर एग्जाम में आता है कि डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं तो आप वो भी बता दोगे, और अगर आपसे कहा जाए फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है तो भी आप बता दोगे, और अगर बोला जाए कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में डिफरेंस क्या है तो भी आप बता दोगे, ठीक है। चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। नो रिडंडेंट डेटा, कोई भी डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, रिडंडेंसी रिमूव्ड बाय द डेटा नॉर्मलाइजेशन। यूनिट 4 के अंदर आप ये टॉपिक देखोगे डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं, डेटा रिडंडेंसी जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। नो डेटा डुप्लीकेशन सेव्स स्टोरेज एंड इम्प्रूव एक्सेस टाइम। तो इससे क्या होता है, जब हमारा डेटा डुप्लीकेट नहीं होता तो स्टोरेज बचता है और एक्सेस टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, डेटा जो है वो कंसिस्टेंसी जो है उसकी बनी रहती है और जो उसकी इंटीग्रिटी है वो भी वहाँ पर बनी रहती है, ठीक है। एज वी डिस्कस अर्लियर द रूट केस ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी इज डेटा रिडंडेंसी। तो कंसिस्टेंसी की वजह से ही हमारा क्या होता है, सॉरी रिडंडेंसी की वजह से ही हमारा क्या आता है, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। सिंस डेटा नॉर्मलाइजेशन टेक केयर ऑफ डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑल्सो बीन टेक केयर ऑफ अ पार्ट ऑफ इट। तो इसकी वजह से क्या होता है, यानी कि डेटा रिडंडेंसी नहीं आ रही है, डेटा रिडंडेंट नहीं हो रहा है, डेटा डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, तो उससे बहुत सारे हमको फ़ायदे देखने को मिलते हैं। डेटा सिक्योरिटी, डेटा क्या होता है कि हम बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगा करके जिस लेवल पे जिसको जितना देखना है सिर्फ उसको उतना ही डेटा प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डेटा का हमारा कहा जाए कि सिक्योरिटी है वो बहुत ईजी हो जाता है। इट इज़ ईजियर टू अप्लाई एक्सेस कंस्ट्रेंट इन डेटाबेस सिस्टम सो डैट ओनली ऑथराइज यूज़र इज़ एबल टू एक्सेस द डेटा। तो केवल जो ऑथराइज पर्सन होता है वही एबल होता है अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए। ईच यूज़र हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सेस थस डेटा इज सिक्योर। तो क्या होता है, जो डेटा होता है हमारा वो जो होता है सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो डेटा जो है हमारा वो सिक्योर हो जाएगा, किससे, थेफ्ट होने से, लीक होने से और मिसयूज़ होने से। तो क्या होगा कि हमारे को बता देंगे कि भाई आप इस लेवल पे जाकर के इतना डेटा एक्सेस कर सकते हो, आप इतना डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो हमारा जो डेटा होगा, जो हमारा थेफ्ट हो सकता था या लीक हो सकता था या मिसयूज़ हो सकता था, वो चीज़ अब देखने में नहीं मिलेगी। प्राइवेसी मिल जाएगी। लिमिटेड एक्सेस मीन्स प्राइवेसी ऑफ डेटा। जब यूज़र लिमिटेड हो जाएंगे कि भाई आपको इतनी एक्सेस है, आपको इतनी एक्सेस है, तो जो हमारा डेटा है उसकी प्राइवेसी और बढ़ जाएगी। ईजी एक्सेस टू डेटा, डेटा को ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो। डेटाबेस सिस्टम मैनेज डेटा इन सच अ वे सो डैट द डेटा इज ईजिली एक्सेसिबल विद फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। डेटा आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और उसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो भी फास्ट होता है। इजी रिकवरी, इन केस अगर आपका डेटाबेस जो है वो करप्ट भी हो गया तो भी डेटाबेस का एक बैकअप बना होता है और बैकअप की हेल्प से आप अपने डेटाबेस को ईजिली बैकअप कर सकते हो और जो भी आपका डेटा लॉस हुआ है आप उसका बैकअप ले सकते हो। तो इससे आपका क्या है कि आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है तो वहाँ पर आपको अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टोरेज है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो और चीज़ें उसमें बढ़ा सकते हो। डेटाबेस सिस्टम आर मोर फ्लेक्सिबल देन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब देखो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई खराबी भी होगी। क्या खराबी है देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, क्या कह रहे हैं,
DBMS इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज़ हाई कंपेयर टू द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के कंपेयर में भाई क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इतना सारा फीचर दे रहा है तो कॉम्प्लेक्स होगा और कॉस्ट भी बहुत हाई होगी। कॉम्प्लेक्सिटी डेटाबेस सिस्टम आर मोर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। फाइल सिस्टम इजी होता है, उसको जल्दी एक्सेस किया जा सकता है, उसको अंडरस्टैंड जल्दी किया जा सकता है। अब डेटाबेस सिस्टम पे जैसे आपने अभी एब्स्ट्रैक्शन में ही देखा था कि हमने क्या कर दिया, 3 लेवल बना दिया। यूज़र केवल तीसरा लेवल को जानता है, जो प्रोग्रामर है वो दूसरा और तीसरे लेवल को जानता है, और जो हार्डवेयर वाला है वो उसका पहले लेवल को जानता है। तो अलग अलग बंदों को अलग अलग लेवल दिया जाता है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस database system are generic, making them suitable for various applications. However, the feature affect their performance of some application. अब देखो क्या है कि डेटाबेस जब आप बनाते हो तो उसके भी कुछ अपने फीचर्स होते हैं, कुछ अपने उसके भी कुछ रिस्ट्रेंट्स होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो क्या होता है, कई बार जो उसकी अपने फीचर्स होते हैं वो एप्लीकेशन जो जिसके ऊपर आपको डेटाबेस यूज़ करना है उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें देखने में आती हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ। और इसके साथ साथ एक अगर और बात हम करें तो अब डेटाबेस को यूज़ करने के लिए कोई नॉर्मल पर्सन डेटाबेस को यूज़ नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। नॉर्मल पर्सन कोई डेटाबेस को यूज़ नहीं कर पाएगा, तो एक कॉस्ट यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जो डेटाबेस में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में फिर हम व्यू ऑफ डेटा और आर्किटेक्चर और बाकी सारे के टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, यानी डेटाबेस क्या होता है। तो सर क्या होता है, डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होता है, इंटर रिलेटेड जो है, इंटर कनेक्टेड डेटा होता है, इंटर रिलेटेड डेटा होता है जो, एंड क्या होता है, साथ ही साथ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है टू स्टोर एंड एक्सेस दोज डेटा इन ईजी एंड इफेक्टिव मैनर्स। ठीक है, जिससे आप डेटा को ईजी और इफेक्टिव मैनर में स्टोर करा सको। ठीक है, और उसको रिट्रीव भी करा सको। फिर हमने सेकंड टॉपिक जो देखा वो था हमारा डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम हाइड कर देते हैं और जो नेसेसरी डेटा है बस उतना ही यूज़र को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके 3 लेवल देखे, पहला फिजिकल लेवल, दूसरा लॉजिकल लेवल और तीसरा व्यू लेवल। और तीनों लेवल पे हमने देखा कि फिजिकल लेवल के ऊपर वो किस टाइप का डेटा जो है हमारा, हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर, की डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। लॉजिकल लेवल के ऊपर व्हाट डेटा इज स्टोर एंड रिलेशनशिप ऑफ डेटा क्या है। एंड व्यू लेवल के ऊपर यूज़र इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, अलग अलग लेवल पे कैसे कैसे काम हो रहा है वो हम देखते हैं। फिर हमने देखा डेटाबेस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम उसका यूज़ करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो हमारी कॉल्स हो रही हैं, जो नेटवर्क यूजेस है, जो कस्टमर डिटेल है, उसके लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वेयर हाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, कितना डेटा इन हो रहा है, कितना डेटा आउट हो रहा है, उन सब के बारे में जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो डेबिट कार्ड डिटेल है, जो क्रेडिट कार्ड डिटेल है, जो कस्टमर की डिटेल है, उन सबको ध्यान में रखते हैं। सेल्स में जो कितना डेटा आया, कितना डेटा गया, उन सब के बारे में। एयरलाइंस में जो हमारा एम्प्लॉई है उसने क्या डिटेल्स, जो एम्प्लॉय की डिटेल है, साथ ही साथ जो कस्टमर हमारा है उसका रिजर्वेशन डिटेल, किस फ्लाइट से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब चीज़ें। एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट की पूरी डिटेल, टीचर्स की डिटेल, रिपोर्ट कार्ड, सब चीज़ें जो है वो स्टोर होती है। ऑनलाइन शॉपिंग, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वो कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखा। फिर हमने देखा आगे ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। डेटा रिडंडेंसी क्या है, डेटा डुप्लीकेट होना, इनकन्सिस्टेंसी, डेटा को आइसोलेट हम नहीं कर पाते हैं, डेटा को हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है, एटॉमिक इशूज़ आ जाते हैं, एटॉमिसिटी इशूज़ आ जाते हैं, डेटा की सिक्योरिटी बहुत कम रह जाती है। और डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या थे हमने उसके बारे में देखा कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है, सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, डेटा को प्राइवेसी मिल जाती है, ईजी एक्सेस हो जाता है डेटा, उसकी रिकवरी बहुत ईजी हो जाती है, डेटाबेस हमारा फ्लेक्सिबल होता है। फिर डीबीएमएस के जो डिसएडवांटेजेस हैं हमने उनको भी देखा, क्या क्या है कि कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है, परफॉर्मेंस कई बार थोड़ी सी लो हो जाती है। साथ ही साथ एक मैंने और बताया कि जो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए आपको एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि एक आपको एक एक्स्ट्रा पर्सन को अपने यहाँ पे जॉब पे रखना पड़ता है अगर आप एक नया डेटाबेस बना रहे हो। ठीक है, फिर उसको आपको पे भी करना पड़ेगा, तो वो आपका कॉस्ट वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं।
ये वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क सेक्शन में डाले हुए हैं, वहाँ पर जा करके आप उन होमवर्क्स को जो है देखिए, होमवर्क में जो जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखिए, और देखने के बाद उनको एक प्लेन शीट के ऊपर, चाहे वो रूल वाली शीट हो या A4 शीट हो, किसी भी शीट के ऊपर आप उसको करके और उसकी फ़ोटो क्लिक करके और उसको आप अपने होमवर्क सेक्शन में अपडेट करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है, आज के जो भी हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, मेरा टेलीग्राम आईडी आप सबके पास है, वहाँ से जा करके आप उसको मुझे मैसेज कर सकते हो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।